अच्छा, आजकल ना एक मार्केट में एक तरीक़ाकार चल रहा है जर्मनी में जल्दी आने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको कह रहे हैं, आई बिलीव कि आपको पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेकर आप वेटिंग लिस्ट जॉइन कर लें जब तक आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं आता। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ होगा क्या, वो बताने के लिए। तो वीडियो को ज़रा आखिर तक ज़रूर देखें, सेव कर लें अगर दिल करता है तो, और बात को समझ लें अगर दिल करता है तो। तो होगा क्या, आप जब प्राइवेट में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर तकरीबन रफ़ली 7 या 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं, ऑफ़ कोर्स इंग्लिश में। जिनमें आईयू सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी थी। आईयू यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे जो है वो सस्ती यूनिवर्सिटी थी, जिसकी पर मंथ की जो फ़ीस थी वो रफ़ली 350 या 380 यूरो पर मंथ गालिबन उसके बनते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, इंडियंस भी बहुत सारे आए, पाकिस्तानी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके यहाँ पर पहुँचे हैं पिछले सालों में। लेकिन लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ है कि चूँकि आईयू के जो प्रोग्राम थे, मास्टर के और बैचलर दोनों के प्रोग्राम, वो हाइब्रिड प्रोग्राम थे, जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किए थे। लेकिन उसमें हाइब्रिड में जो ऑनलाइन पार्ट था वो ज़्यादा था। मीन्स कि वो 60-70% जो है वो ऑनलाइन थे, और इन प्रेजेंस तकरीबन ना होने के बराबर आपको इन प्रेजेंस जो है वो उसका पार्ट देखने को मिलता था। जिसकी बेसिस के ऊपर 2025 दिसंबर में रफ़ली 300 इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो डिपोर्ट किया गया। कुछ रह भी गए यहाँ पर, और कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है वो डिपोर्टेशन लेटर जो है वो इश्यू किए थे। फिर उन्होंने डिफरेंट मल्टीपल रास्ते इख्तियार किए यहाँ पर अपने आप को रखने के लिए, कुछ वापस भी चले गए। लेकिन इस केस की वजह से आईयू ने अपने हाइब्रिड प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। अब आईयू में सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए जर्मन चाहिए, और जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो ऑनलाइन है, और उसके लिए आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो आईयू की ऑप्शन निकल गई। अब बाकी की जो 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपकी रफ़ली ऑन एवरेज पर मंथ की जो कॉस्ट है, पर मंथ की जो ट्यूशन फ़ीस है, वो 600 से लेकर 900 यूरो है। डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट या कौन सी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑन एवरेज जो है वो 600 से 900 यूरो पर मंथ है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। एक मंथ आपका इतना जो है वो लिविंग का और खाने-पीने का एक्सपेंस है, जितना आप पर मंथ यूनिवर्सिटी को भी देंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर कहते हैं कि अगर हम किसी एक पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, 600 यूरो पर मंथ वहाँ पर एक्सपेंस ट्यूशन फ़ीस है यानी कि, और आपका जो लिविंग का और खाने-पीने का जो एक्सपेंस है वो इटसेल्फ 600 यूरो। तो ये रफ़ली आपका पर मंथ का 1200-1300 का जो है वो बनता है एक्सपेंसेस। और ये 1200-1300 जो है वो डिफ़िकल्ट है आपको मैनेज करना, ऑल्दो लोग कर भी लेते हैं पर मंथ, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि फिर आप जॉब्स ही करते रह जाते हैं। पढ़ाई में आपका कोई मतलब टाइम ना लगता है, ना आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर लीगली 20 घंटे पर वीक जो काम अलाउ है आपको, उसमें अगर आप पूरा मंथ काम करते हैं तो रफ़ली आपको टैक्स काटने के बाद 1100-1200 मिल जाता है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो आपके जो है वो लग जाएँगे। इसलिए जो है मैं तो कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करता। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर, कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि जी प्राइवेट में एडमिशन लेकर आप जो है वेटिंग लिस्ट जॉइन कर लें, और बाद में जो है वो आप पब्लिक का एडमिशन जो है वो प्रीलिमिनरी रिव्यू में डाल के तो आप अपने वीज़ा को जो है वो गेन कर सकते हैं टाइमली, जो कि अपैरेंटली एक तरीका है। होगा क्या, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आपको जो यूनिवर्सिटी आपको पर मंथ पेमेंट की ऑप्शन दे रही है, उसमें आपको एटलीस्ट पहले महीने की फ़ीस या समटाइम्स 3 महीने की फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी, वो पे करेंगे। फिर आप एम्बेसी में वेटिंग लिस्ट जॉइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वेटिंग लिस्ट जॉइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो आपको कुछ सवालात के आंसर करने होते हैं, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फ़ीस है या नहीं। तो जब आप कहेंगे हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ीस है, तो फिर आपको वो फ़ीस की रसीद सबमिट करनी पड़ेगी। अब होगा क्या, जब आप अपना वेटिंग टाइम शुरू हो जाएगा आपका, और 7 या 8 महीने जितने भी आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जो वेटिंग टाइम चल रहा है, 7-8 महीने चल रहा है। उसके बाद जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लगाएँगे, तो आप ऑलरेडी जो है वो सिस्टम को ब्रीच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कहा मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ीस है, वो आपने रसीद भी अपलोड की। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। तो एम्बेसी को जो भी डॉक्यूमेंट पहले आपने अपलोड किए हैं वो नज़र आते हैं, हिस्ट्री सब एम्बेसी को पता है। अब यहाँ पर एम्बेसी जो है वो ऑलरेडी एक केस रिजेक्ट कर चुकी है। मैं इसी वजह से आपको ये जो है बड़े श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि केस एक रिजेक्ट हो चुका है। एम्बेसी ने उसको क्लियरली जो है उसके केस को रिजेक्ट किया, उसको इवन अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाया, प्रीलिमिनरी रिव्यू उसका नहीं किया, और उसको जो है वो रिजेक्ट किया। उसकी एप्लीकेशन को सीधा-सीधा उन्होंने ईमेल किया कि जी आपकी एप्लीकेशन को हम खारिज कर रहे हैं, यानी कि डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो अगेन ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने
आप क्या करना चाह रहे हैं, एम्बेसी को भी नज़र आ रहा है कि जी अब आपके पास पैसे हैं तो आप फ़ीस जमा करवा के प्राइवेट में उसकी बेसिस के ऊपर आपने जो है वो वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की। अब आप कह रहे हैं कि जी मेरा एडमिशन आ गया पब्लिक में, तो अब मुझे पब्लिक के बेसिस के ऊपर जो है वो आप एडमिशन ये सॉरी वीज़ा दे दें। तो अगेन ये एम्बेसी, अब डिसीजन तो खैर एम्बेसी के पास है, तो डिसीजन एम्बेसी ने बना लिया। एम्बेसी कहती है हम आपकी एप्लीकेशन को नहीं प्रोसेस करेंगे, डिस्कार्ड कर दी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रास्ते को स्टिल इख्तियार करना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास पैसे हैं, श्योर आप कर लें। लेकिन मैं आपको इस एक केस की केस एक है, आप इसको चाहे तो समझ लें, चाहे तो कहें कि कोई मसला नहीं यार मेरा तो लग जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो पैसे हैं आपके पास, आप जमा करवाएँ फ़ीस प्राइवेट की, उसकी बेसिस के ऊपर वेटिंग लिस्ट जॉइन करें। बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आपको 7-8 महीने के बाद पता लगेगा। अगर आपकी इसी तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, आपके पैसे भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया, आपका सेमेस्टर या साल भी ज़ाया, सब कुछ आपका ज़ाया, फिर आप जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे कि जी ये मेरे साथ क्या हुआ। तो बेहतर है कि अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं तो सही तरीका, सीधा तरीका इस्तेमाल करें। वेटिंग टाइम है डेफ़िनेटली। अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, तो मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप थोड़ा वेट कर लें, लेकिन सही तरीके से, सही रास्ते से जर्मनी पहुँचें। तो मैं आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता हूँ, मेंटर कर सकता हूँ, सही तरीका, सही रास्ता बता सकता हूँ। करना कराना आपने है। हमारे पास जो भी केसेज़ आते हैं, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते। हम उसको पब्लिक में ही एडमिशन दिलवाते हैं और हर केस हम लेते भी नहीं हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है हमारे पास, 2 पॉइंट कितना 2.8 सीजीपीए है उसका, और वो कह रहा है कि जी आइल्स के बगैर अप्लाई करना है। मैंने तो क्लियरली उसको बोल दिया कि यार 2.8 के साथ हम तो आपका आइल्स के बगैर नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको 2.8 के साथ अप्लाई करना है तो आइल्स लेकर आओ, और वो भी 6.5 मिनिमम लेकर आओ, फिर हम ट्राई कर सकते हैं, फिर आपका कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसलिए अगेन चीज़ों को समझें। आपके मुताबिक नहीं चीज़ें चलती हैं पॉलिसीज़ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक। तो यू कैन नॉट रीइन्वेंट द व्हील। आपको व्हील के साथ चलना पड़ता है, आपको रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती हैं, आपको जैसे यूनिवर्सिटी बोलती है, जैसे यूनिवर्सिटी करती है, आपको उसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए अगेन अगर आप अपने आप को जर्मनी में देखना चाहते हैं विदिन, लेट्स कंसीडर 14-15 महीनों के अंदर, तो आपको वेट करना पड़ेगा, पब्लिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, और फिर अप्लाई करके एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, और फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यही एक सही रास्ता है। इसी रास्ते को फॉलो करेंगे तो मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जर्मनी में पहुँच जाएँगे। हमारे पास बहुत सारे केसेज़ हैं, मैं आपको बहुत सारे केसेज़ की मिसाल देकर बता सकता हूँ चीज़ें। तो यही यही ये एक मिसाल आपको दी है। आप समझ जाएँगे, आपका फ़ायदा है, नहीं समझेंगे तो मैं आपको सिर्फ़ गुड लक कह सकता हूँ। आज के लिए इतना ही सही है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।